What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. कोट देखे कितनी शानदार है ये. जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए. धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखते नहीं है. आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा. जब स्टार्टिंग में वो बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है. उसके मन में एक तरीके का एक्साइटमेंट रहता है. उसके मन में ये नहीं रहता है कि ये प्रॉब्लम है, ये जिंदगी की बहुत सारी अड़चने हैं, मैं चल कैसे पाऊंगा. ये सारी चीजें उसके मन में कुछ नहीं रहती है. वो हंसता खेलता वो चलता रहता है, गिरता रहता है, रोता रहता है, उठता रहता है. तो उसी में इंडल्ज रहता है. तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने आप को कर लेंगे बच्चे की तरीके से, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि मैं इसमें हार मान लूंगा, इस तरीके से नहीं देखेंगे ये मुझे हरा देंगी, इस तरीके से नहीं देखेंगे कि इन प्रॉब्लमों के सामने मैं झुक जाऊंगा, तो जिंदगी में कोई भी तपिश क्यों ना हो आप मुस्कुराकर उसको झेल जाएंगे. क्योंकि जिस तरीके से यहां पे बोला गया कि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखता नहीं है. प्रॉब्लम कोई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन जरूर होता है. तो हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है. बस आपको धैर्य बनाने की जरूरत है और उस प्रॉब्लम को उस नजरिए से देखने की जरूरत है कि मैं इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगा. अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे कि सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो फिर कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपनी नजर रखिए, अपना नजरिया चेंज करने की कोशिश कीजिए. ओके, तो आज 28 जून है. देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगर इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. पहले दूसरे एग्जामों के लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे UPSC के लिए भी हैं. ये कोर्स बनाए गए हैं भूमिका मैम के द्वारा, डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा और डॉक्टर महिपाल सर के द्वारा. ओके, तो ये 3 फैकल्टियों के द्वारा ये कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं. ये वाला आर्टिकल इंडिया US के रिलेशन से रिलेटेड है. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी USA की विजिट पे गए हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है. इस आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग. ये वाला आर्टिकल जो है पाकिस्तान में वुमेन की सिचुएशन से रिलेटेड है. तो देखेंगे वहां पे वुमेन की सिचुएशन जितनी बदतर मानी जा रही है उतनी बदतर नहीं है. आने वाले कुछ लगभग 2 डेकेड में वहां पे काफी चेंजेस हुए हैं, तो उनका जिक्र किया गया है. तो थोड़ा सा देख लेंगे. वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में वुमेन की क्या सिचुएशन चल रही है, पर लेकिन जिस तरीके से वहां पे वुमेन की सिचुएशन चेंज हो रही है तो उस तरीके की चीजों को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट मतलब और अच्छे लेवल पे किया जा सकता है. तो यहाँ पर भी उनका इफेक्ट देखने को मिल सकता है. हालांकि हम लोग इन सब चीजों में काफी आगे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नया आप लोगों को देखने को मिलेगा. ओके, इसके अलावा देखिए जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है. तो बोला जा रहा है कि सोल्यूशन तो निकलेगा पर लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने दर्शाई है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा. काफी अच्छा आर्टिकल है. इस आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे. यहाँ पे मारावाई ये एक आइलैंड है फिलीपींस का, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है. तो पहले एक बार देख लेते हैं. तो इस्लामिक स्टेट वाली प्रॉब्लम यहाँ पे भी चल रही है और 60 डेज का यहाँ पे जो मार्शल लॉ है वो इंप्लीमेंट कर रखा है. तो वो तो देखिए क्या चल रहा है वहाँ पे, वो सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है. थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं. इस तरीके से मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये हो गया यहाँ पे फिलीपींस आप लोगों को देखने को मिलेगा. ये वाला एरिया यहाँ पे हो गया, ये वाला आइलैंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से. ये वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है ना. ये साउथ चाइना सी हो गया, वैसे इतना ज्यादा न्यूज में रहता है. ओके, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो लाओस सिटी लाओस कंट्री जो है मतलब पूछा जा चुका है कि ये कंट्री लैंडलॉक, कौन सी कंट्री इनमें से लैंडलॉक कंट्री है. तो लाओस का, कंबोडिया का, वियतनाम का और थाईलैंड का नाम दिया था. तो यहाँ पे लाओस है यहाँ पे. तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए. ओके, तो ये यहाँ पे हो गया सेलिबेस सी. इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को ये भी देखिए. यहाँ पे जब आइलैंड ये इतना न्यूज में है तो यहाँ पे सुलू सी है, तो इसका भी थोड़ा आप लोगों को याद पता होना चाहिए नाम, क्योंकि आइलैंड न्यूज में है तो उसके आसपास की चीजें पूछ ली जाती हैं. तो कैपिटल क्या है यहाँ पे, मनीला. और देखिए जो यहाँ पे जो कैपिटल इसकी मनीला हो गई और जो करेंसी है यहाँ पे यह है फिलीपींस पीसो. तो पीसो याद आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे. तो ये इसकी फिलीपींस की करेंसी हो गई. ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, इसका फिलीपींस का. आइए अब आगे चलते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी USA की विजिट पर गए हुए थे. तो USA की विजिट पर वहां पे गए हुए हैं. तो उससे पहले ये आशंका लगाई जा रही थी कि पता नहीं रिलेशन कैसे होंगे. क्यों? क्योंकि ट्रंप जी का जो रवैया था वो काफी उबड़ा खुबड़ा सा देखने का मिल रहा था. तो इसकी वजह से लोगों को क्या लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके की सिचुएशन निकल के आएगी. तो देखिए इससे पहले क्या बात की गई थी कि जो ट्रंप है उन्होंने कई सारे उल्टे सीधे वर्ड बोले थे इंडिया के खिलाफ कि टैरिफ से रिलेटेड कि हम बहुत ज्यादा टैक्स लगा मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं इनकी कंट्री पे, एंड मतलब माइग्रेंट से रिलेटेड जो इशू था, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशू थे, ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कई लेक्चर में. तो इन सब चीजों से रिलेटेड ट्रंप ने हमको क्रिटिसाइज किया था हमारी कंट्री को. पर लेकिन मोदी ट्रंप का जो फियर था वो कहीं ना कहीं अब साइड में हो गया है. जो मोदी ट्रंप की विजिट को लेकर सबके माइंड में चल रहा था,
अब दोनों ने कई सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है कि मतलब हम लोग इन सब चीज़ों में निकल के सामने आएंगे। और देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी बड़ी चतुराई से अपना काम किया है। उन्होंने क्या किया है, मतलब इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर को और उनके मतलब जो उसकी डॉटर का हस्बैंड है उनको एंटरप्रेन्योर के लिए, डेलीगेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के साथ में रिलेशन बनाए हैं, डायरेक्ट मतलब वो नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे वार किया है। तो ये भी कई अच्छी बात है जिससे कि मतलब डायरेक्ट रिलेशन अच्छे बनेंगे। फैमिली के साथ में अगर कॉन्टैक्ट उनके साथ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे लेवल पे रिलेशन आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया और बोला गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर अपना रोक लगाए वो। इसके अलावा चाइना के बारे में बात की गई है, जो वन रोड वन बेल्ट वाला इनिशिएटिव है उसमें बोला गया है कि दूसरे की कंट्री की टेरिटरी और सोवरेनिटी जो ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला कहां से होता जाता है, यहाँ से पाक ऑक्युपाइड एरिया से होता हुआ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे वाला एरिया है ये आता है इसमें, तो सोवरेनिटी वाला इशू आता है। सोवरेनिटी क्या होता है, मतलब हमारी कंट्री का पार्ट जो है वो किसी और के अंडर में है और वो उसको हैंडल कर रहा है, तो ये हमारा पार्ट है। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारा एरिया जो है हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे एरिया में हमसे बिना पूछे इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। तो ये हमारा सोवरेनिटी वाला इशू भी यहाँ पे हर्ट होता है। तो ये भी बात बोली गई है कि देखिए इसको थोड़ा सा देख के चलिए। और इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उस पर फोकस किया जा रहा है, खासकर जो आर्मी से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ में मालाबार एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। अच्छा बताइए मालाबार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है और कौन सी नई कंट्री यहाँ पे ऐड किए जाने की बात चल रही है काफी, ठीक है, उसका नाम बताइए। और नेक्स्ट वाला जो इसका वर्जन है वो कहाँ पे होने वाला है, ओके, मालाबार एक्सरसाइज का। इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, इसके अलावा बात की गई है किसके बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में, जो कि काफी ज्वलंत मुद्दे हैं आज की डेट में। इन पर भी यहाँ पर बात की गई है अच्छे से दोनों लीडरों के बीच में। पर लेकिन फिर भी इसके बाद भी कई सारी चीजें रह जाती हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जी के मन में हर समय इशू रहते हैं जिसको लेके वो जिक्र करते रहते हैं। देखिए एक तो बैलेंस, देखिए एक तो है ट्रेड डेफिसिट, मतलब हमारे फेवर में है यूएसए के साथ में ट्रेड करना, एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा जो हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी खुद की इंडस्ट्री को, उसको लेके उनको प्रॉब्लम है। उसके अलावा इंक्रीजिंग मार्केट एसेस, वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी को हमारी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एसेस मिल जाए। तो इन सब पे डोनाल्ड ट्रंप जी के इश्यूज हैं। पर लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मतलब डाइवर्जन से ज़्यादा कन्वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इसीलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है ग्लोबल इश्यूज को लेके भी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है चारों डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से नेगेटिविटी निकल के आ रही है। बायलैटरल इशू के इनकी सब चीज़ों के होते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फोकस नहीं किया गया है। यहाँ पे एक तो इमिग्रेंट वीजा को लेके हैं जो कि H1B वीज़ा है। ये एक ऐसा वीज़ा है जो कि एक मतलब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब यहाँ से वहाँ पर ओनली IT प्रोफेशनल जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाकर रहने लगते हैं, तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो ट्रंप जी हैं वो बाहर निकल गए हैं, तो इसके बारे में भी कोई मतलब जिक्र नहीं किया गया है। देखिए वो उनके पर्सनल इशू है, वो उनकी खुद की कंट्री के डिसीजन है, उसमें किसी बाहर की कंट्री को कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम आज निकल जाते हैं वहाँ से तो वो हमारा डिसीजन होगा, तो हम क्यों उसमें जाके उंगली करें, अपनी खुद की जो चीज़ें होती हैं उस पर फोकस किया जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों पर यहाँ पे फोकस देके चला जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए सब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग वाली प्रॉब्लम इंडिया के सामने भी आएगी, क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंसिंग वाला एरिया था काफ़ी हद तक यूएसए के ऊपर डिपेंड था। तो ये बाहर निकल गए हैं तो उस चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हम लोगों का जो क्लाइमेट के जो हमने टारगेट बना रखे हैं टैकल करने के, वो उनमें कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आएगी। पर लेकिन ये बात मानी जा रही है कि आने वाले टाइम में इन सब प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, ये अभी बिगिनिंग है, ठीक है ना। तो आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बायलैटरल इशू पे फोकस किया जाएगा और प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। इसके अलावा थोड़ा सा फिजिकल मैप देख लीजिए। ये पूछ लिया जाता है एक दो बार, रॉकीज माउंटेन का आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो रॉकी माउंटेन है वो कहाँ पे पड़ती है, ये वेस्टर्न साइड में पड़ती है यूएसए के, तो इनका आप लोगों को नाम याद रखना है। इसके अलावा ये भी है यहाँ पे अपलांचे माउंटेन, तो ये कहाँ पे पड़ती है, ईस्टर्न साइड में पड़ती है। तो इस तरीके की चीज़ें कई बार आ जाती है कौन सी कहाँ पे पड़ती है। और यहाँ पे आप लोग देखिए अगर इसका एरिया देखें तो ऊपर कनाडा हो गया और नीचे यूएसए हो गया, तो यहाँ से होते हुए जाती है ये, ठीक है ना, कनाडा और यूएसए दोनों से, ओके। तो ये देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये हो गया यहाँ पे, मतलब ये नहीं, अलास्का के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, ये वाला नहीं था। तो यहाँ पे रशिया हो गया, तो रशिया वाला पोर्शन हो गया अगर आप लोग यहाँ से ढंग से देखें इस चीज़ को। और इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है ये वाला कहाँ पे पड़ता है, तो हुंडसे बे यहाँ पे कनाडा के ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है।
और यहाँ पे लेब्राडोर सी पड़ता है, ये देख लीजिए इधर। तो ये थोड़ा थोड़ा मैप आप लोग देखते रहा कीजिए। कैरेबियन सी यहाँ पे हो गया, पनामा कैनाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो ये कहाँ पे पड़ता है, इधर पड़ता है साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहा कीजिए। गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा फोकस रखा कीजिए मैप पे, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ये आर्टिकल एस अकबर जैदी जी के द्वारा लिखा गया है। ये कराची बेस्ड राइटर हैं, आज की डेट में ये बाहर पढ़ाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ये पढ़ाते हैं फिलहाल आज की डेट में। तो यहाँ पे देखिए जो जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है कि जो वुमेन की सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करके यहाँ पे चल रहे हैं और उसकी थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जो जल्दी जल्दी से आर्टिकल को देख लेते हैं हम लोग। तो पाकिस्तानी सोसाइटी को ये बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो पर्टिकुलर है वहाँ पे वो मीजोगैनिस्ट मतलब प्रिजुडिक है, किसके पक्षपात करता है, वुमेन के खिलाफ में। तो ये बात मानी जाती है वहाँ पे। तो पाकिस्तानी की जो रैंक है वो जेंडर गैप में भी देखा जाए तो काफ़ी नीचे है। ओनली यमन जो है, मतलब यमन जो है उससे नीचे है वर्स्ट कंडीशन में, इसके अलावा और सारे इससे ऊपर है। तो ये कंडीशन है वहाँ पे वुमेन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिस्पाइट द ओड्स, मतलब इतनी कंडीशन खराब होने के बाद भी वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक पोजीशन, तो वुमेन में कहीं ना कहीं लास्ट 2 डिकेड में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो 2 फैक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वुमेन परफॉर्म कर रही है अनएक्सपेक्टेडली बेटर देन द मैन, मतलब आदमियों से ज़्यादा परफॉर्म कर रही है और कई सारे और एरिया में भी फास्टर उनके जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो वो क्या क्या एरिया है, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और मतलब प्राइमरी और मिडिल और हायर एजुकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 2002 से लेके अगर 2002-03 से लेके 11-12 तक का एस्टिमेशन लगाया गया है। तो लगभग 13% इंक्रीज हुआ है इनमें इनरोलमेंट में प्राइमरी में। और यहाँ पे देखिए 54%, यहाँ पे 26 इनका हुआ है ओनली बॉयज़ का, और यहाँ पे 52%। तो तीनों एरिया में अगर देखा जाए प्राइमरी, मिडिल लेवल और द हायर एजुकेशन, तो सब जगह वुमेन बढ़ चढ़कर आगे निकल के आई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल अगर इंक्लूजन भी देखा जाए इनका, तो ये माना जा रहा है कि 2001 और 5 में अगर देखा जाए तो जब थे परवेज मुशर्रफ जी थे, वहां पे देखा जाए तो 25, मतलब देखिए कितनी ज्यादा वुमेन, तो 25,000 वुमेन इलेक्टेड हो के आई थी, मतलब कहाँ पे 3rd टायर पे, जिसको हम पंचायत लेवल बोलते हैं, वहाँ की बात की जाती है। इसके अलावा कई सारे इनिशिएटिव और भी चलाए जा रहे हैं। वुमेन ऑन व्हील्स चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा वुमेन को टैक्सी वगैरह चलाना या और भी कई सारे काम करना, इस तरीके से स्कूटर वगैरह चलाना, तो इन सब चीज़ों के लिए मैराथन दौड़ना, तो इन सब चीज़ों में वुमेन आगे निकल के आ रही है। और खासकर मीडिया और मोबाइल के चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो इनकी वजह से भी काफ़ी जेंडर गैप जो है वो उसका मतलब जेंडर गैप में कमी आई है। तो ये कई सारी इश्यूज हैं जो वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं आर्टिकल में। तो ये आप लोग अपने वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं पे इंपावरमेंट की बात आती है तो इन पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है कि किस किस तरीके से इंपावर्ड किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सही तरीके से मिल रही है तो फिर अदर एरिया जो है वो उससे साइकिल में चलने स्टार्ट हो जाते हैं। एजुकेशन मिलेगी तो इंसान अपना राइट जानेगा, राइट जानने के बाद में फिर जो भी चीज़ें हैं इशूज है सोसाइटी में उनको सामने लेके आएगा। अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो फिर सारी चीज़ें फिर जो है वो धुंधली नजर आने लगती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो एजुकेशन माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हर जगह एजुकेट कीजिए लोगों को, आसपास वाले एरिया में आप भी एजुकेशन फैला सकते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल है ये रश्मि खुराना जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो एनपीए के बारे में जिक्र किया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है उसको किस तरीके से टैकल करके चला जाए। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो केस है अगर उसको सक्सेस करना है आप लोगों को, उससे कुछ मतलब निकालना है जो वहाँ पे सारे पैसे फंसे पड़े हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो उसके बेस पे आप लोग चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैंकरप्सी हो जाती है, दिवालिया वगैरह जो हो जाता है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए बात क्या की गई है यहाँ पे, जो रिजोल्यूशन है अगर गवर्नमेंट के माइंड में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है कि टॉप प्रायोरिटी उनके माइंड में है कि किसी न किसी तरीके से जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने आरबीआई को पावर भी दे दी कि आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई अब इस पर फोकस कर सकता है, डायरेक्ट जो बैड लोन है उस पर फोकस करके चल सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है, देखिए लोन के अंदर आरबीआई को घुसने की क्या जरूरत है। ये एक मैटर किसका था, ये एक बैंकों का मैटर है, तो उनको खुद को इस मैटर को सोल्व करना चाहिए। पर लेकिन इस तरीके की पावर आरबीआई को दी गई, वो इसलिए दी गई ताकि क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आरबीआई को बाहर निकल के आना चाहिए और आरबीआई को ही सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि बैंक तो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं सब। तो उन सब चीज के चलते हुए आरबीआई ने क्या किया, डिसीजन किया और 12 अकाउंट ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनमें लगभग 25% करंट जो है जो टोटल एनपीए है,
तो देखिए उनके नाम तो ओपन नहीं किए, यही बात निकल के आ रही थी नाम ओपन क्यों नहीं किए। देखिए अगर किसी कंपनी का नाम ओपन कर दिया जाएगा, एक तो वैसे उनके ऊपर लोन है, ठीक है, अगर नाम ओपन कर दिया जाएगा तो फिर मार्केट में वही चीजें निकल के आएंगी। नाम ओपन करते क्या होगा, वो एक तरीके से और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उनमें से हट जाएगा, तो वो बात निकल के आती है। तो नाम तो ओपन नहीं किया था, पर लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन जल्दी से जल्दी जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है उससे इमीडिएटली इसका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, ठीक है। पर लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये एक टफ टास्क है कहीं ना कहीं, ये इतना आसान सोल्यूशन नहीं है जितना सोचा जा रहा है। तो आरबीआई के बारे में बोला इन्होंने कि आरबीआई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है इस चीज से रिलेटेड, जो अर्जेंसी मानी जा रही है कि जो एनपीए का सोल्यूशन है जल्दी से जल्दी निकालो, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीजें निकल के आती है। देखिए ये कई सारी, एक तो एरिया कई सारे इसमें इंडल्ज हैं। कौन कौन से एरिया में मंदी चल रही है आज की डेट में, इन्हीं सब चीजों की वजह से। स्टील को ले लीजिए, पावर को ले लीजिए, टेक्सटाइल को ले लीजिए, तो इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीजें निकल के आती है कि अगर आप स्टेट जो एसेट्स हैं जो आप जब्त करते हैं और उससे बेच के या जो भी कर करा के उससे अपना जो पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो वही आती है कि क्या निकल के आती है कि एक ऐसी एसेट्स को बेचने जा रहे हैं, ऐसी एसेट्स का सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं जो कि डिस्ट्रेस में है आज की डेट में। तो एनवायरमेंट ऑलरेडी वैसे ही खराब बना हुआ है, तो काफी डिफिकल्ट होता है बैंकों के लिए इस तरीके का डिसीजन लेना और खासकर इस तरीके की चीजों का सोल्यूशन निकालना। तो इसके लिए देखिए बैंकों को थोड़ी सी उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, थोड़ी सी उनको पावर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कल को सोल्यूशन निकाल के आ रहे हैं और सोल्यूशन में जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो सीधा सीधा बैंकों के ऊपर तलवार रख दी जाएगी लागे कि आपने गड़बड़ी क्यों कर दी। तो कोई भी आदमी डिसीजन क्यों लेगा? तो जैसे कि हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि देखिए यहाँ पे आज की डेट में डिसीजन न लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन बन गया है कि कोई डिसीजन ही ना लो, जो चल रहा है चलने दो। अगर डिसीजन लोगे तो पता चला कल को इंक्वायरी आ जाए और आपके गले में फंदा पड़ जाए। तो इसलिए आजकल जो ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट, वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, तो एक पैरालिसिस आ जाता है आज की डेट में डिसीजन मेकिंग में इसी वजह से, क्योंकि उनको भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर वो कोई डिसीजन लेंगे इस चीजों को सोल्व करने का और उसमें जरा मरा सी गड़बड़ पाई गई तो कल को उनके ऊपर ही फंदा टेक जाएगा आगे। तो जो टाइमलाइन आप लोगों ने बना रखी है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर उसको अचीव करने की, तो थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी चीजों में। आपको चीजों को, उनके जो बैंक ऑफिशियल्स हैं जो भी इस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके माइंड से वो डर हटाना पड़ेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसी तरीके से जिस तरीके से जो रोड पे एक्सीडेंट हुआ करते थे, तो रोड पे एक्सीडेंट कुछ टाइम पहले क्या हुआ करते थे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है तो उस आदमी को जब्त कर लिया जाता था जो उठा के उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। तो वो चीजें निकल के आई कि इस आदमी को जब्त नहीं करना है, अगर कोई लेके आ रहा है तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, बस मरीज पे फोकस किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ये सारी चीजें होने लगी। तो इसी तरीके की बात यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं कि जो आदमी सोल्यूशन निकालना चाह रहा है कम से कम उनको तो इस तरीके के ट्रस्ट में लेके चलो कि आपके ऊपर कोई भी फंदा नहीं कसा जाएगा। तो तभी तो वो अपनी 100% देंगे, तभी तो वो चीजों को करने के लिए सामने आएंगे, तो तभी तो चीजों को सोल्यूशन निकल पाएगा। तो इस बात पे यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा क्या है, देखिए प्रमोटर्स का भी एक डर रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली मूवीज में भी देखा होगा, होता क्या है, होता ये है कि नॉर्मली अगर कोई बंदा लोन वगैरह ले लेता है तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, ठीक है, दिवालिया घोषित कर देता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, ऐसे वैसे दुनियादारी करके तो सारा पैसा जब्त कर ले जाता है। और यही काफी दिनों से देखने को भी मिल रहा है। तो मालवीय ने भी हाथ उठा दिया, बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती है। जो प्रमोटर होते हैं उनके सामने उनका भी एक हर्डल रहता है उनके लिए, उनको देखते हुए भी वो क्या करते हैं, काफी लंबे समय तक उसको लोन को बैड लोन होने का वेट करते रहते हैं। और जब बैड लोन हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी, बैंक कोई मांगेगा नहीं, बोलेंगे कि हमारा पैसा मर गया। तो इस तरीके की बातें निकल के आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें निकल के आएंगी कि प्रमोटर के माइंड में इस तरीके की चीजें चलेंगी कि पैसे को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रमोटर को भी, पर लेकिन एक कहीं ना कहीं तरीके से तो प्रमोटर भी कहीं ना कहीं इस पहेली को समझता है कि इस तरीके से अपने पैसे बचाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन निकालना है। तो वही है ना, रस्साकसी हो गई। वो समझते हैं कि इस तरीके का भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? तो इन्होंने बोला कि देखिए हर्डल तो है, कॉम्प्लेक्स तो है, पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? इन्होंने बोला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, इसका जिक्र इन्होंने किया है। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशल क्लास के प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको इस चीज की सारी नॉलेज होती है और वो मैनेज करते हैं इनको जाके कंपनी को, ठीक है ना। तो वो मैनेज करते हैं उसके बाद में। तो जो ये IPs होते हैं, जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ज्यादा वो नहीं रहता है कि आपको ये करना, आपके ऊपर कोई प्रेशर रहेगा। तो ये सोल्यूशन निकालने में ज्यादा एक तरीके से माहिर माने जाते हैं, ज्यादा अपने एरिया में, वो नहीं बोलता है 30 मार्क खाएं अपने एरिया के हम।
तो ये क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, उनको मैनिपुलेट नहीं करने देंगे, किसी भी रीजन से उनको गलत नहीं जाने देंगे और अनफेयर मैनर में उनको प्रोसेस नहीं करने देंगे। तो अभी जो कंडीशन ये बोल रहे हैं कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि अभी देखो किस तरीके से सोल्यूशन निकल के आता है, क्योंकि पहले ये स्टेप्स लेंगे बैंक वाले, फिर उसके बाद में प्रमोटर अपने स्टेप्स लेंगे। तो देखने की बात यह है कि अभी किस तरीके से प्रमोटर अपना स्टेप लेते हैं और उसका किस तरीके से सोल्यूशन निकलना होता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, बैंकर यहाँ पे, प्रमोटर या फिर प्रोफेशनल, गवर्नमेंट ऑडिटर, लॉयर, तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। अब किसका स्टेप्स लेने से क्या चीजें, कौन क्या स्टेप्स लेता है, वो चीजें देखनी पड़ेगी। और आगे क्या बात की गई है, देखिए होप यही की जा रही है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्ट्रेंथन होगी और जो डिस्ट्रेस एसेट्स है उसको मैक्सिमाइज किया जाएगा, मतलब उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकल के लाया जाएगा। और जो ट्विन बैलेंस शीट हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देखी थी इकोनॉमिक सर्वे में, कहीं ना कहीं उसका भी सोल्यूशन निकल के आएगा। तो उन सब चीजों पर फोकस किया जा रहा है कि इन सब चीजों को इस तरीके से देख के चलिए आप लोग। ओके, तो पॉजिटिविटी यहीं पर निकाल के लाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एनपीए जो होता है वो किस तरीके से हमारे बैंकिंग सिस्टम पे और हमारी इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट डालता है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट डालता है इंडिया की, और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, इसको भी एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है इस वाले आर्टिकल में, ये जिक्र हो रहा है कहाँ से रिलेटेड, ये सहारनपुर वाले एरिया से रिलेटेड जिक्र हो रहा है। तो ये वाला आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वाले आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए पहले इसके बारे में देख, ये वाला आर्टिकल तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, वही डे बाय डे की पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर। ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वाला आर्टिकल है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। देखिए सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने कई सारे अभी चेंजेस देखे हैं। एक तो सबसे बड़ी सऊदी अरेबिया वाले एरिया में कतर वाला इशू जो चल रहा है उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो वहाँ के जो किंग है उन्होंने अपने बेटे को वहां पर अपना डिप्टी बना दिया है, अपने भतीजे को हटाकर। ठीक है, तो बेटे का नाम क्या है, सलमान है, तो उनको बना दिया है वहां पे। तो क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत ही वहां पे फेमस है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक तो उन्होंने वुमेन के कोज को आगे रखा है लाके, दूसरा उन्होंने क्या बोला है जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि 2030 तक, इनका 2030 का टारगेट है। ये बोल रहे हैं कि 2030 तक जो हमारी कंट्री वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है कंप्लीटली, मैक्सिमम 90% जो ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे फोकस किया जा रहा है और भी कई सारे एरिया में ये अपना मतलब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो ऑयल इकोनॉमी बोली जाती है उससे ये साइड में हो सके। क्योंकि आज की डेट में अगर देखिए ऑयल के प्राइस जिस तरीके से डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोगों ने वेनेजुला वाली भी प्रॉब्लम देखी, तो वेनेजुला की इकोनॉमी आज की डेट में गड्ढे में जा चुकी है ऑयल की वजह से। अगर ये चीजें यहाँ पे टैकल करके नहीं चलेंगे उस तरीके से, तो यही बात बोली जा रही है कि आने वाले टाइम में कि जो जितनी भी ये इकोनॉमी है इनके सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल के चला जाएगा। और जो टारगेट रखा जा रहा है 2030 तक इनका रखा गया है कि 2030 तक हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पे ये फोकस करके चल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अब ये वाला आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भीम आर्मी, मतलब भीम आर्मी और स्कूल भी आप लोग बोल सकते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये वाला आर्टिकल जो है ये सहारनपुर से रिलेटेड है। ये उत्तर प्रदेश में एक एरिया पड़ता है यूपी में। तो वहां पर देखिए आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, खासकर कम्युनल क्लास से रिलेटेड इशू निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिक्र क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अब तक ये भीम आर्मी है, एक्चुअली ये है एक ऑर्गेनाइजेशन जो दलित स्टूडेंट, जो दलित यंगर है, मतलब दलित कम्युनिटी में जो भी इंसान होते हैं, जो भी बच्चे हैं, वो एक तरीके से जैसे उनकी ग्रेजुएशन वगैरह हो जाती है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे और आप लोग भी बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं इस वाले आर्टिकल से। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी ग्रेजुएशन होने के बाद वो क्या करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपनी जो स्कूलिंग जो अपनी मतलब स्कूलिंग फिनिश होती है उसके बाद ही, तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, एक तो बंदे का नाम लिया गया यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं ये और विनय जी हैं, तो इन दोनों ने मिलके फर्स्ट अपनी फिनिश करी जो स्कूलिंग है, कॉलेज जो है, उसके बाद में अपना इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन जैसे अभी इस वाले एरिया में क्या हुआ, कम्युनल क्लैश हो गए। तो ये जितने भी एरिया में थे यहाँ पे मतलब अपना फाइनेंस इकट्ठा किया करते थे आसपास वाले एरिया से और भी कई सारी जगह से। तो लगभग आज की डेट में ये काफी लगभग 2000 गांव में फैल गई थी इनकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस वाले एरिया में तो ये बात बोली जा रही है कि अभी कुछ दिनों पहले जब प्रोटेस्ट हुआ, जो कम्युनल क्लैश हुए वहां पे, तो ये माना गया कि ये आर्मी जो है इनको ऐसा माना गया कि इनकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये स्कूल में पढ़ाते हैं तो इनकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए जो राइटर है यहाँ पे, जो रिपोर्टर है, वो बातें लिख रहा है, एक तरीके का डिस्कशन है ये। तो जो रिपोर्टर है ये बात कर रहा है उनसे, जो वहाँ पे आदमी रहते हैं, जो आर्मी, जो ये भीम आर्मी स्कूल्स के जो मेंबर है, उनसे बात कर रहा है
और ये मेंबर इनको बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे हिंदू राइटर आए हैं, मतलब जो हिंदी लिखने वाले आए हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, जो लोकल हिंदी न्यूज़पेपर यूज करने वाले जो राइटर आए हैं, उन्होंने हमको नक्सल बोला है, ठीक है, और बोला है कि हमारे ऊपर बैन लगा दो। और कुछ इसी तरह की कंडीशन निकल के आई है, जो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है लोकल, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के स्टेप्स लिए हैं। वो चाहते हैं कि हमको बैन कर दिया जाए। देखिए जो ये बोल रहे हैं कि हमको बैन कर दिया जाए, तो इन्होंने क्या बोला है कि हम तो फॉलो करके चल रहे हैं अंबेडकर जी का पाथ। उन्होंने बोला है पहले अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है, फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और उसके बाद में स्ट्रगल करो, जब आप लोगों की समझ में चीजें आ जाए। तो हम तो वही काम कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर लेकिन जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ले लीजिए, जो आज की डेट में यहाँ पर स्टेट में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो ये बात निकल के आ रही है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी और भी सब भी मतलब हमको एक तरीके से बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम अपने राइट्स अगर मांगे तो हमारे राइट्स हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए जो इस तरीके की ये बात लिख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हम, जब इन्होंने बात की यहाँ से जो द हिंदू में जो लेख लिख रहे हैं उनसे, तो ये बोल रहे हैं कि आप हमको सही लग रहे हैं, आप हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं, पर लेकिन जितने भी हिंदी राइटर हैं जो लोकल वाले एरिया हैं, उन्होंने हमारे कोई बात ही नहीं समझी। उन्होंने तो हमको इवन नक्सल तक बोल दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर सोसाइटी में अगर कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को सामने रख रहा है, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद में आपको कोई भी स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये तो वही हो गया कि सीधा सीधा जो आप लोग एक तरीके से वॉइस को दबा रहे हैं अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। देखिए जो स्टूडेंट है वो अपना पढ़ने के बाद में लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाली बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी बड़े एरिया में फैल भी गया था, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। कोई बड़ा काम थोड़ी ना करना होता है। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उधर उधर से, तो अपने आसपास वाले एरिया में वो चीज़ें पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए लोगों को। तो यही तो कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है, ये फिर इंडिया और यूएस के रिलेशन से बात की गई है। देखिए हम ड्रोन उनसे खरीदने वाले हैं, अपाची हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं, इसके अलावा C-17 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, तीनों चीज़ें हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। तो खासकर नाम याद रख लीजिएगा, अपाची और C-17, ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, खासकर एनडीए और सीडीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें, ओके। और सीपीओ वगैरह में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं काफ़ी हद तक। तो डिफेंस जो ऑर्डर दिया गया लगभग 19 बिलियन की डील मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी यूएसए में भी। और उसके अलावा और भी जो बातें कर रही थी मेक इन इंडिया, और वो बोल रहे थे कि यूएसए फोकस करो, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करेगी। ये तो बात बोली गई। इसके अलावा क्या बोला गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि मुझे प्राउड है कि इंडिया और यूएसए आज की डेट में वर्ल्ड लीडिंग सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग हर टाइम मतलब यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह, तो उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे कि सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा आदमी हैं आज की डेट में। ये कोशिश कीजिए जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप वगैरह हो गई, फेसबुक वगैरह हो गए, एक अपना टाइम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाइकआउट कर देना है किसी भी चीज़ को, एक टाइम रखिए अपना। मतलब दिन में टाइम रख लीजिए, मॉर्निंग में मान लीजिए एक बार देख लिया, तसल्ली होगी, उसके बाद में फिर लंच में देख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद में फिर इवनिंग में देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं 10 से 15 20 मिनट आप लोग इस टाइम इसको दे सकते हैं अगर चाहें तो। पर लेकिन ये नहीं है कि जरा सी देर में आप 350 बार उनको उठा कर देखते रहिए। कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है और डिस्ट्रैक्शन होता है इससे। तो कोशिश करके यही चलिए कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा जितना दूर रहिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और 24 घंटे भी मतलब इंटरनेट भी अपने पास में नहीं रखना है। क्या करना है, मान लीजिए कोई आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको एक डायरी रखो और उसमें नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अगर इंटरनेट भी यूज़ करना है तो उस तरीके से यूज़ करना है कि मतलब अपने आप को मतलब फोकस रखना है कि इससे अलग मुझे कहीं जाना ही नहीं है। पता चला फिर जरा सी देर में मोबाइल में सर्च किया कोई वर्ड, उसके बाद में फिर कुछ और फिर यूट्यूब और फिर कहीं से कहीं पहुंच गए, फिर व्हाट्सएप और फिर फेसबुक। तो यही सब अगर आप अपने टाइम को एनालाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट टाइम इन्हीं चीज़ों में होता है। तो इसको कंट्रोल कर लेंगे तो सारी चीज़ें फिर आप आराम से करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। देखिए ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये पेज फर्स्ट पे और पेज 12 पर न्यूज़ है। चाइना ने प्रोटेस्ट किया है जो इंक्लूजन मतलब चढ़ाई बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए हम जो इंडियन जो सिटीजन है वो जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यहाँ पे पड़ता है तिब्बत वाले एरिया में। तो जो होते हुए जाते हैं सबसे 2 जगह से जाते हैं, एक तो नाथुला पास है, यहाँ से होते हुए जाते हैं, एक लिपू लेक यहाँ से होते हुए जाते हैं। तो आप लोग का दोनों को नाम याद रखना है यहाँ से। तो ये यहाँ पे पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पड़ता है, यहाँ पे सिक्किम वाले एरिया में यहाँ पे पड़ता है, सिक्किम वाले एरिया में, यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल पड़ता है ये जो। तो यहाँ से होते हुए ये जाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है, तो चाइना बोल रहे हैं कि इसके तहत मतलब ये तो आ रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, पिलग्रिम्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ में यहाँ पे जो बीएसएफ की सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं।
तो चाइना ने बोला है कि जो ये जिसको बोलते हैं ट्रेस पैसिंग जो हो रही है, ये अतिक्रमण जो हो रहा है, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जो आ रहे हैं, उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है और चाइना ने प्रोटेस्ट किया है और इमीडिएट एक्शन के तहत उन्होंने क्या बोला, इसको विड्रॉ करो और यहाँ पे नाथुला जो पास है उसको भी ब्लॉक करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि हम ये इनको अलाउ नहीं करेंगे वरना। तो आप लोगों को याद रखना है ये पास के बारे में कि किस किस को कनेक्ट करता है, कौन कौन सा पास। तो ये यहाँ एक ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, न्यूज में रहता है तो इसलिए काफी टाइम आ भी जाता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम लोग यहाँ से जाया करते थे, ठीक है ना, मानसरोवर यहाँ से जाया करते थे, पर लेकिन अब जो है जो ओल्ड रूट था ये, तो यहाँ पे रूट सही नहीं है, तो न्यू रूट जो माना गया वो यहाँ से होते हुए माना गया और इसमें भी अब आशंका दिखा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे इस वाले रूट में प्रॉब्लम भी इन्होंने लिख रखी है, देखिए 19 दिन लेता है लगभग 200 किलोमीटर जाने में ओनली, तो डैमेज रहते हैं रास्ते भी और ऊपर से फ्लड वगैरह आने की भी सिचुएशन रहती है, कई सारी इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। पर लेकिन यहाँ पे देखिए रूट तो लंबा है, 1500 किलोमीटर के करीब है, 1550, पर लेकिन 12 दिन लेता है ओनली, तो यहाँ पे रूट सही है और मोटरसाइकिल मतलब कई सारी चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रोड विदाउट एनी रिस्क के यहाँ पे यूज की जा सकती है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल रोड है एक, आराम से वहाँ पे व्हीकल भी यूज किया जा सकता है, पर लेकिन यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह है, तो इसीलिए यहाँ से इस वाले रूट को हम प्रेफर करते थे वहां तक जाने के लिए। पर लेकिन वही है, चाइना वाले अपना नोटंकी दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं और वो खासकर रीजन क्या हो रहा है उसका, जो दलाई लामा वाला इशू था, हम लोगों ने जो अरुणाचल प्रदेश में उनको अलाउ कर दिया था जाना, उन सब चीजों से रिलेटेड इस तरीके के इशू निकल के आ रहे हैं। चाइना का एग्रेशन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है उन सब चीजों के बाद में आज की डेट में। इसके अलावा पेज 1, 12 और 15 पर ये न्यूज है, जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने 2.4 यूरो बिलियन का, यूरो जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, तो फाइन कर दिया है गूगल पर, ठीक है, गूगल पर फाइन लगा दिया है। तो आप लोग बोल सकते हैं डॉलर में अगर इसको देखा जाए तो $2.7 बिलियन, ठीक है, तो इतना फाइन लगा दिया। तो इन्होंने क्या बोला है, ये इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक कहीं ना कहीं मतलब जो एक तरीके का जो प्रॉपर वे होता है किसी चीज को करने का, उसको उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये एक तरीके से जो एथिकल वे में अपना बिजनेस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे यूरोपियन कंज्यूमर है, उसको जो चॉइस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, मतलब ये चॉइस ये खरीदना चाहिए या ये काम करना चाहिए, तो उसमें चॉइस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं एक तो ये, ठीक है। इसके अलावा जो एंटी ट्रस्ट रूल है उनको फॉलो करके नहीं चल रहे हैं, तो मतलब कई सारी चीजें और भी निकल के आ रही है। जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं मतलब अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोच रही है एज कंपेयर टू मतलब एक सिटीजन के जो राइट्स है उनका भी हनन कर रही है। तो उन सबको लेते हुए ये आप लोग याद रख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया, ठीक है, कितने का बैन लगाया, 2.4 बिलियन का। तो इसके अलावा क्या चीजें निकल के आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का आप लोग रवैया देख सकते हैं किस तरीके का यूरोपियन यूनियन को लेके है, तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में क्योंकि वो इन सब चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा चीजों पे फोकस करके रहते हैं कि अगर अपनी कंपनी और फलाना ढिमकाना, उन सब चीजों पे वो बहुत ज्यादा फोकस देके चलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है, ये रिटर्न हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, ये 3 मूर्तियां थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेके लाई गई थी हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक तो सिटेड बुद्धा है, वर्शिपर बुद्धा है और गोडेस प्रत्यांग्रिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हमको, पहले चोरी करके ये न्यूयॉर्क ली गई और न्यूयॉर्क से फिर ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया ने हमको रिटर्न कर दी है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, रिटर्न की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये रखी हुई थी वहां पे, ठीक है। तो अब इंडिया में इनको रिटर्न कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ओके। इसके अलावा भी थोड़ा सा और एडिशन है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है आज की डेट में, ये सब चीजों को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहाँ पे क्या चीजें रहती हैं जिससे कि सबको ढंग से पता रह सके कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हो, तो कहीं पे कोई भी सर्च करके चीजों का पता लगा सके। तो उससे देखिए जो इस तरह की चोरी होती है कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगी, उस चीज पे भी फोकस दिया जा रहा है। अब यहाँ पे रेडी टू स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर, आंध्र प्रदेश जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने जा रहा है। ये बात बोली जा रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि आज की डेट में कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट करने जा रहा है। आपको उस कमेटी का नाम देना है जिसने इस चीजों को रिकमेंड किया था कि आप फाइनेंशियल ईयर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो उस कमेटी का नाम आप लोगों को सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं, बहुत सारी कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ में रिलेशन अच्छा हो पाएगा और कोरिलेशन अच्छा हो पाएगा। तो एक पूरे लेवल पे मतलब एक ग्लोबल विलेज बनाने की बात चल रही है, फिर मतलब वर्ल्ड में भी चीजें अच्छे लेवल पे चल सकती हैं। पेज 9 पर न्यूज है, काफी अच्छी न्यूज है और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस तरीके के वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। तो ये क्या बोला गया है, WHO के द्वारा डिवाइस टेस्ट की गई है जो मल्टीपल डिजीज को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सिंगल डिवाइस है, वो क्या, ट्यूबरकुलोसिस और HIV और हेपेटाइटिस, तो इन सबको टेस्ट कर सकती है। ये वाली डिवाइस यहाँ पे दे रखी है, तो इसका नाम जो दे रखा है वो है जिनएक्सपर्ट, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। तो ये इस तरीके के वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इंडिया ने अभी इसको रिसेंटली प्रोक्योर भी किया है, 600 जिनएक्सपर्ट जो खरीदी है मशीनें, ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। आप लोग सभी जानते हैं कि 2025 तक जो है हमको
ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा है उस पर बैन, मतलब उसको कम करना है, फिनिश करना है, ये हमारा टारगेट है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के फैक्ट्स। तो देखिए जिस चीज से रिलेटेड जो ट्रम्प जी थे वो काफी दुखी थे, वो यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप लोगों को समझाया भी गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें बोली गई हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ये तो एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, जो ये वाला रेड वाला है, और ये इंपोर्ट की बात की जा रही है। तो देखिए एक्सपोर्ट कितना ज्यादा करते हैं हम यूएसए को, ठीक है ना, और इंपोर्ट कितना कम करते हैं उनसे। तो ये चीजें बढ़ती ही जा रही है और ज्यादा यहाँ पर। तो यही बातें जो डोनाल्ड ट्रम्प जी वो बोल रहे थे कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसको थोड़ा सा उसको बोल रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सेटल डाउन किया जाए, जिससे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। इसके अलावा नीदरलैंड की यहाँ पे बात की जा रही है। नीदरलैंड के साथ में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं हमारे, वैसे भी अच्छे थे। नीदरलैंड ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो नीदरलैंड हो गया यहाँ पे, इंग्लिश चैनल हो गया यहाँ पे, मैप आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये वहाँ पे वेटिकन सिटी हो गया। तो ये सारी कई सारी चीज़ें, मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो ये चीज़ें आप लोग देखते रहा करिए, ठीक है ना। तो नीदरलैंड के बारे में जिक्र किया गया है। तो नीदरलैंड सपोर्ट कर रही है हमको, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और जो हमारा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें हमारा पार्टिसिपेट, मतलब हमको सीट दिलाने में। तो इसके अलावा भी देखिए जो सोलर अलायंस में भी नरेंद्र मोदी जी ने इनको इनवाइट किया कि आप भी सोलर अलायंस के लिए आ सकते हैं। और नीदरलैंड को गेटवे टू यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है ना, खासकर इंडिया के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया को जिस तरीके से ये यूके बाहर निकल गया, तो ये वाला एरिया माना जा रहा है कि यहाँ से इंडिया एंटर करेगा, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि इंडिया को सपोर्ट किया जाए इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालने में। पेज 14 पर न्यूज है, देखिए एक रिसर्च निकल के आई जिसमें बोला जा रहा है कि मैन को प्रेफर किया जाता है ओवर वुमेन। तो ये बात निकल के कहाँ से आती है, हमने देखा था, वो भी देखा था, जब से जो वुमेन को मतलब मैटरनिटी जो लीव दी जाती है, ठीक है, तो उसमें भी देखा था जो मैटरनिटी लीव दी जा रही है, तो ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि कोई भी कंपनी वुमेन को नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? वो इसलिए नहीं लेगी क्योंकि उनको मैटरनिटी लीव भी देनी पड़ रही है, फिर उसको पे भी करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये बोला गया है कि दोनों में अगर इक्वल क्वालिटी है तो मैन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पर, और ये सही भी बात है उस तरीके से अगर देखा जाए। तो जब गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? तो कंपनी वाला थोड़ी ना प्राइवेट वाला लेगा, तो उनको थोड़ी ना यहाँ पे मतलब एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलानी है। तो प्रॉफिट और लॉस के बेस पे काम करते हैं, तो जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखेगा वहाँ पे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, क्रिटिसिज्म की गवर्नमेंट को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो देखिए ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, मतलब किस किस की कौन कौन सी एजेंसी है। तो जूनो देखा था हम लोगों ने, कहाँ का है, चाइना का है, लाइगो यूएसए का है, और ये INO किसका था, ये इंडिया का था, ठीक है। तो ये कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाला जो हम लोगों के क्वेश्चन थे, इसमें मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पे रिट्स के बारे में आप लोगों से पूछा था। तो रिट्स जो होती हैं, देखिए अंडर आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट के लिए होती हैं वो तो 32 के आती हैं, और जो हाई कोर्ट के लिए होती हैं वो 226 के अंडर आती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि हाई कोर्ट के अंडर भी आता है, हाई कोर्ट के लिए भी पावर होती है। तो यहाँ पे 5 है, हैबिस कॉर्पस होता है, मंडामुस होता है, प्रोबेशन होता है, सरशरीरी होता है, और क्यूरेंटो होता है, ठीक है, क्यूवेरेंटो होता है। तो देखिए ये सारी की अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये इनकी लाइन भी होती है, ये भी कई बार मतलब मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म में आप लोग मीनिंग बोल सकते हैं, काइंड ऑफ मतलब मीनिंग ही इनको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक एक एक्सप्लेन करता हूँ आराम से। देखिए अगर हैबिस कॉर्पस का आप लोग नाम लेके चलें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है, ये एक तरीके से पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि अगर कोई अरेस्ट कर रहा है आपको, तो जज के सामने 24 आवर के अंदर उसको लेके जाना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैबिस कॉर्पस, ओके। जो ये मांडामुस होती है, ये इशू की जाती है अगेंस्ट पब्लिक ऑथोरिटी और अगेंस्ट इन्फीरियर कोर्ट बाय द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। तो ये वहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है, और इसको याद रखना है आप लोगों को, ये गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं यूज की जा सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ये वाली जो होती है खासकर कोर्ट के लिए यूज की जाती है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट के लिए। तो इस तरीके से मतलब ये यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि वर्ड भी लिखा हुआ है कि प्रोबेस्ट मतलब प्रोहिबिट किया जाता है कि ये जो एरिया है आपके अंडर का नहीं है। अगर आप इस पे कोई जजमेंट देना चाहते हैं तो आप लोगों को रुक जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रोबेशन हो गया, वहीं पे उनको रोक देना कि ये आपके एरिया के अंडर में नहीं आता है, इसमें आप लोगों को नहीं जाना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्रोबेशन कर दिया, उसको वहीं पर रोक दिया, ठीक है। ये नीचे वाली जो होती है, ये तो देखिए क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे प्रिवेंटिव बोलते हैं, पर लेकिन इसको क्यूरेटिव है। आप लोगों ने अगर गलत डिसीजन दे दिया है तो उसको सही करना, उसको क्वेश कर देना उस डिसीजन को कोर्ट को, तो ये उसके लिए यूज की जाती है। और ये वाला जो होता है, मतलब आप मान लीजिए किसी फॉर्म भर रहे हैं किसी एग्जाम का, और वहां पे फॉर्म भरने के बाद में आप मतलब किसी ऐसे एग्जाम के लिए मान लीजिए आप
जनरल में है, ठीक है ना, और ओबीसी का रिजर्वेशन लगा के फॉर्म भर दिया आपने, तो इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते, आप मतलब ऑफिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब जो चीज के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है वो आप लोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो अथॉरिटी है आपकी, जिस एरिया के लिए आप हैं, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपकी है, तो उसी के हिसाब से काम करना है, अदर एरिया में फोकस देके नहीं चलना है। तो ये बात यहाँ पे की जाती है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है, मतलब उन्हीं फॉर्म को भरना है जिनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन हो, और जिनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है उन फॉर्म को आप लोगों को नहीं भरना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूज की जाती है। ओके, अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा उसको, थोड़ा सा एनालिसिस का भी क्वेश्चन है हल्का सा। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, 2-3 डिफरेंस लिखिएगा आप लोग, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर कल मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से, जब कल हम फिर से इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यार, क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, कभी आज जिस दिन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, उस दिन तो आप लोग दे देते हैं, फिर जब मैं जिस दिन मैं नहीं बोलता हूँ उस दिन नहीं देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, आपको क्वेश्चनों के आंसर कंटिन्यूअस देने हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए लगातार क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, और लेक्चर पसंद आते तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कीजिए, और चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है, लोगों से अगर कोई चीजें पसंद आती है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।